हेलो एवरीवन दोस्तों, आज इतिहास का दूसरा क्लास है और इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इतिहास के कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था और मैंने आपसे बोला था कि इसके लिए आपके पास एक सेपरेट कॉपी होना अति आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा, क्योंकि अब से हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो फुल्ली सिलेबस बेस्ड होंगे, वही पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे भाग 1 बुक से, जिसमें जनरली हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये हड़प्पा सभ्यता आपके सिलेबस का या यूं कहिए कि प्राचीन भारत का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है। इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। यही नहीं, 12th के एग्जामिनेशन में तो पूछा जाता है और आगे चलकर आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कीजिएगा उसमें भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो बिल्कुल ये इतिहास है, और इतिहास क्या होता है, एक कहानी होती है। तो इसे बिल्कुल हम लोग स्टोरी वाइज पढ़ेंगे, रटना नहीं है, बिल्कुल समझ समझ कर पढ़ना है। क्योंकि जब आप चीज़ों को समझते हो तो उसके अंदर आपके पढ़ने में भी आपको एक अंदर से मन उत्साहित होता है और अंदर से एक जिज्ञासा जगती है पढ़ने की, एक ललक उठता है अपने अंदर कि हाँ हमें पढ़ना है। और समझ में अगर कोई भी चीज़ आपको आए तो उसमें बखूबी है, यह प्रकृति का नियम है कि उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, चीज़ों को समझने का प्रयास करना है, रटने का प्रयास नहीं करना है। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बताया था कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम कहाँ से पता चलता है, इसके सोर्सेस क्या हैं। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, यानी आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से हम लोग को प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जनरली पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं, बिल्कुल उत्खनन करके जो भी हम लोग को प्राप्त होता है, जैसे अभिलेख हो गए, मुहरे हो गए, सिक्के हो गए, स्मारक, ये सब जो आते हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपल इस तरह से समझिए ना, क्योंकि मैंने बेसिक वाली वीडियो इसीलिए बनाई थी, इसीलिए मैंने आपको वो क्लास कराया था ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो प्राचीन के भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि पुरातात्विक स्रोतों से ही हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जानकारी मिला है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास वह समय होता है जो बीत चुका है, लेकिन उस बीते हुए समय में क्या कुछ घटित हुआ उसके कोई साक्ष्य या प्रमाण हमारे पास लिखित या मौखिक रूप से मौजूद होते हैं, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, अभिलेखों से प्राप्त हुई है, कुछ अभी तक यहाँ की लिपियाँ हुई है। लिपि को हम लोग तो पढ़ नहीं पाए हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये सारी बातें बताई थी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये जो हड़प्पा जो हमारा ये वर्ड है, ये हड़प्पा एक स्थल का नाम है, ध्यान रखिएगा, जो कि उस टाइम पंजाब के मांटगोमरी जिले में था। अभी ये पाकिस्तान का भाग है, पाकिस्तान में है, लेकिन उस टाइम पंजाब के मांटगोमरी जिले में था। और सभ्यता का मतलब आप लोग समझते ही हैं, सब मतलब लोगों का समूह जो प्रगतिशील हो, संस्कृति जिसमें हो, हर तरह की भावनाएं, प्रगति करने की भावना, सकारात्मकता की भावना हो, उसे सभ्यता, लोगों के समूह को सभ्यता कहते हैं। यानी हड़प्पा नामक स्थल की सभ्यता के बारे में हमें पढ़ना है। तो जनरली ये प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपको जानना क्या होगा कि प्राचीन भारत क्या है, मतलब कि पुरातात्विक सोर्सेस आप क्या समझते हैं। तो पुरातात्विक सोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग, कितने बच्चे देख रहे हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस लेना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं ले रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम लोग को जानना है। तो पुरातात्विक स्रोत मैंने आपको बताया था कि जैसे जमीन के अंदर से खुदाई करके जो हमें पता चलता है, जो सोर्सेस हमें प्राप्त होती है, उसे जनरली हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसका संबंध जनरली अभिलेख से, सिक्का से, मुहरों से होता है। और जो लोग पुरातात्विक स्रोतों के, यानी जो लोग उत्खनन करते हैं, खुदाई करते हैं, उन्हें पुरातात्विद कहा जाता है। यानी जो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पता लगाते हैं उन्हें हम लोग पुरातात्विद के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, थोड़ा थोड़ा ये सब बेसिक पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस सभ्यता के पता चलने से पहले हमारे यहाँ के विद्वानों का मानना था कि आर्यों के आगमन से ही हमारे यहाँ मानव सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन जैसे ही इस सभ्यता के बारे में पता चला, तो पता चला कि आज से करीब 5000 वर्ष पहले भी कोई सभ्यता थी। यानी कि आर्यों के सभ्यता से भी पहले, आर्यों के आगमन के
पहले भी हमारे यहाँ कोई मानव सभ्यता थी, इसके बारे में पता चला। तो जनरली हमें यही हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो भारत का ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। वो जैसे विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, तो ये जो हुआ ये सब विश्व में आया। और हमारे यहाँ भारत की सबसे पुरानी सभ्यता में नाम आता है हड़प्पा सभ्यता का। ध्यान रखिएगा, पूछेगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस सभी क्वेश्चंस को पूछेगा। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, और जो विश्व की सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, ये सभी का ये समकक्ष था। अब समकक्ष कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है और आपके दोस्त का नाम श्याम है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो राम श्याम जो हुआ वो आपके क्या हुआ, समकक्ष हुआ। तो जैसे हमारे यहाँ भारत में हड़प्पा सभ्यता था, उसी तरह विश्व में थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। और जैसे हम लोग अभी देश बाई देश व्यापार करते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, अपने सभ्यता बाई सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार किया करते होंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि इसके बारे में कोई लिखित जानकारी तो है नहीं, और लिखित लिपि भी है तो उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, डिकोड नहीं कर पाए। तो केवल हम लोग मतलब अभिलेखों के आधार पर इसका वर्णन करते हैं, खुदाई के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर जितने भी साक्ष्य वहां पे मिले हैं। तो यहाँ पर भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में इसको गिना जाता है। और प्राचीन इतिहास के बारे में हमें पता कहाँ से, देखिए प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 भागों में बांटा गया, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जनरली प्राग ऐतिहासिक से आप लोग समझते हैं जिस समय लोग पत्थरों से आग को जलाया करते थे, उसी को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है। आद्य ऐतिहासिक काल थोड़ा सा लोग क्या हुआ, जैसे जैसे सभ्यता संस्कृति विकसित हुई, लोगों में विकास होना शुरू हुआ, तो आद्य ऐतिहासिक काल में लोगों के संस्कृति में विकास आया, मतलब लोग यहाँ पे थोड़े थोड़े आविष्कार करना भी सीख चुके थे। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता हमारा टॉपिक है, ये जनरली आता है आद्य ऐतिहासिक काल में। याद रखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास में कौन से काल में आता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले, अब इस सभ्यता के बारे में हम लोगों ने जाना पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, इस सभ्यता के खोज के बारे में। तो ध्यान रखिएगा 1861 ईस्वी में, थोड़ा सा इन सभी पॉइंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। और 1872 ईस्वी में ये ऐलान किया गया, मतलब 1872 ईस्वी में लोगों ने, भारत के जो पुरातात्विक विभाग था, उन लोगों ने पुरातात्विक स्रोतों का पता लगाना शुरू कर दिया 1872 में। और इसके बनाए गए थे डायरेक्टर, उस समय थे कनिंघम को डायरेक्टर बनाया था। ऐसे भी कनिंघम को पुरातात्विक का, भारतीय पुरातात्विक का पिता कहा जाता है। थोड़ा सा आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। देखिए चार्ल्स मैसन मतलब उधर से गुजर रहे होंगे, सिंपली इस तरह समझिए, कहानी भाई समझते हैं हम लोग। मान लीजिए उधर से वो गुजर रहे होंगे, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में इनको तो पता लगाना था चार्ल्स मैसन के। तो चार्ल्स मैसन को 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले, यानी कि इन्होंने उत्खनन कर कुछ प्राप्त किया होगा, वहां से खुदाई करके कुछ प्राप्त किया होगा। और खुदाई जानते हैं, इन सभी में खुदाई जो किया जाता है वो लंबवत तरीके से किया जाता है, क्योंकि जितने लंबवत कहने का मतलब परपेंडिकुलरली रूप से, जितना जो गहरा में अगर जाएगा, जितनी गहरी मतलब अंदर, जितना धरती के अंदर हमें कुछ साक्ष्य या प्रमाण मिलेंगे, समझिए कि वो मतलब वो उतना ही क्या है, प्राचीन है, पुराना है। तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा इसके बारे में बताया गया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फिर उसके बाद 1826 के बाद देखिए अब 1856 में ब्रंटन बंधु कहने से तात्पर्य है 2 भाई थे, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। तो ये 2 भाई थे, ये लोग क्या किए, ये कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करवा रहे थे। तो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान मतलब पता चलता था, जब वहाँ से गुजरे तो वहाँ के लोगों को देखते थे कि ना तो इधर कोई ईंटा का भट्टा है ना कुछ है, फिर भी ये लोग घर कहाँ से इतना अच्छा बना लेता है। तो उनके मन में विचार आया, तो वो पूछे, अरे भाई तुम लोग कहाँ से घर बना ले। तो वो सब बोला कि क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा जमीन को अंदर खोदते हैं, और खोदने के बाद हमें बहुत अच्छे ईंटें मिल जाते हैं, उससे हम लोग अपने घर को बना लेते हैं। तो हालांकि कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चला था, तो इन लोगों ने भी वहीं से ईंटें प्राप्त करके, मतलब खुदाई कर करके ईंटें प्राप्त की और रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया था। ध्यान रखिएगा 1856 में ब्रंटन बंधु। फिर 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ अवशेष मिले थे। कनिंघम जिसे पिता कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत का, तो इनको भी कुछ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष 1873 ईस्वी में मिले थे। इन सभी पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान में रखना है। और फिर देखिए
1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल राय बहादुर दयाराम साहनी, ध्यान दीजिएगा, इसमें कहने का तात्पर्य आपका यही है कि 1921 में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा, बताइएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। किसके नेतृत्व में? तो सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अब हम लोग ध्यान में रखते हैं कि आखिरकार इसका काल कब से कब तक माना गया। मैंने शुरू में आपको बताया था कि आज से करीब 5000 वर्ष पहले, तो ये जो सभ्यता का काल माना गया है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना गया है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अब बहुत से स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन हो गया होगा, इतिहास तो सभी लोग पढ़ते हैं, मैंने कुछ विद्यार्थी से इस प्रश्न को पूछा था तो कि भाई 2500 ईसा पूर्व में खोज हुआ और 1750 ईसा पूर्व में इसकी समाप्त कैसे हुई? मतलब 2500 ईसा पूर्व में इसका अस्तित्व में आया होगा और 1750 ईसा पूर्व में समाप्त कब में, कैसे? तो इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने सोचा कि मैं आपको समझा दूं, क्योंकि मैंने बोला है हम लोग हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के काल में आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट समझना है। अभी देखिए, अभी हमारा 2021 चल रहा है, ठीक? तो देखिए 2021 चल रहा है, तो 2021 से पहले कुछ ना कुछ तो रहा होगा, यही मैं समझाने जा रहा हूँ। ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर मैं बताने जा रहा हूँ, कैसे आप लोग समझेंगे। देखिए अभी 2021 चल रहा है, तो इससे पहले भी तो कोई, तो 2010 मान लीजिए, 2010 के पहले 2001, इस तरह से करते 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 करे कभी 2 रहा होगा, फिर 1 आया होगा, फिर 0 आया होगा, ठीक ना। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी टाइम को 0 माना गया। ध्यान रखिएगा, ईसा मसीह जो कि ईसाई के जो एक प्रमुख, जिन्हें लोग धार्मिक मान्यता देते हैं वो लोग, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी दिन को 0 मान लिया गया। और यहाँ एडी, इसको एडी कहा गया। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी इधर ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी समय चला उसे एडी के नाम से जाना गया, जिसे ईस्वी कहते हैं। और जो लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग क्या कहते हैं? सी कहते हैं। सी कहने का मतलब कॉमन इरा। जो लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग सी कहते हैं, यानी कॉमन इरा कहते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ध्यान रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी समय चला वो ईस्वी में चला। जैसे अभी हम लोग 2100 ईस्वी में चल रहे हैं, 1900 जैसे पढ़ते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 1869 ईस्वी में, इस तरह से। तो ये जो हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय ईस्वी हो गया। और ईसा मसीह के जन्म के पहले कब? देखिए ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि 1 2 बचा होगा, इस तरह से क्या होगा, तो इधर वाले को हम लोग कहते हैं बीसी। बीसी कहने का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईस्वी पूर्व, इसी को कहा जाता है बीसी। जो लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं उसको बीसी, बिफोर कॉमन इरा के नाम से जानते हैं। तो मैंने ये समझाने के लिए आपको किया था। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल किसे माना गया है, हालांकि देखिए इसके लिए भी अनेक विद्वानों में मतभेद है, अनेक विद्वानों का मतभेद है कि इसके काल के निर्धारण के लिए कोई कुछ कहते हैं अनरेस्ट में के, कुछ कहते हैं, मतलब हर विद्वान अलग अलग कहते हैं। कोई कहता है 1750 से लेकर 2500 से लेकर 1750, तो कोई कहता है कि 2300 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक रहा होगा कार्यकाल। तो जनरली पहले हम लोग ईसा पूर्व को समझ लेते हैं। देखिए 2500 ईसा पूर्व कहने का मतलब और 1700 ईसा पूर्व कहने का मतलब, यानी कि ईसा मसीह के जन्म लेने के जब 2500 साल बाकी थे तो उसी को 2500 ईसा पूर्व कहा गया। और जब ईसा मसीह के जन्म लेने के 1750 साल बाकी रहे तो ये अस्तित्व, मतलब इसका हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। तो देखिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आपको आया होगा। तो देखिए अनेक विद्वानों का मतभेद है, लेकिन एगो C14 मेथड होता है, C14 विधि होता है किसी भी चीज़ के मतलब कार्यकाल के समय के बारे में हमें पता लगाने के लिए C14 विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो सभी लोगों ने इसे मान्यता दिया है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख जो है हाईलाइटेड सा जो मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व है। ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो C14 विधि के द्वारा इसका क्या होता है, अब ध्यान में रखिए ये C14 विधि क्या है, तो समझिए थोड़ा सा। C14 विधि, कोई भी जो भी सजीव वस्तु होता है उसमें 2 तरह के कार्बन होते हैं। एक कार्बन होता है C12, बिल्कुल जी आपके एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ध्यान रखिएगा। एक कार्बन 12 होता है और एक होता है कार्बन 14। जो मनुष्य हम लोग होते हैं, हम या जितने भी सजीव होते हैं उसमें कार्बन 12 की मात्रा क्या होती है, वो समान रहती है। कार्बन 12 की मात्रा ना तो घटती है ना तो बढ़ती है समय के अनुसार। लेकिन जो C14 की जो मात्रा होती है वो क्या होता है,
5860, इसी में प्लस माइनस कर दीजिए, 30 साल का अंतर कर दीजिए, 30 साल का अंतर कर सकते हैं आप लोग। तो इतने वर्षों में क्या होता है, ये आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो जैसे किसी के बारे में मान लीजिए कोई चीज़ हमें साक्ष्य मिला तो उसके बारे में पता लगता है, उसके बारे में हम उसके कार्बन की मात्रा को देखते हैं और देखते हैं अगर कार्बन की मात्रा आधी उसमें रह जाती है, कार्बन की मात्रा आधी रह जाती है, तो समझ आते हैं कि वो इतना साल क्या होगा, इतना साल लगभग इतना साल वो पुराना होगा। तो इसके आधार पर हम लोग कार्यकाल का निर्धारण करते हैं C14 के द्वारा। तो ये कार्बन डेटिंग पद्धति है किसी भी सजीव के बारे में हम लोग को पता लगाने के लिए, उसके कार्यकाल के पता लगाने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो हड़प्पा सभ्यता था, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपको पढ़ाते भी जा रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में पूछ देता है सिंधु सभ्यता। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी नामक स्थान पे भी फली फूली थी। ऐसा नहीं था केवल हड़प्पा नामक स्थान पे ही सभ्यता का विस्तार नहीं था, लगभग अब तो लगभग करीब 1000 से भी ज़्यादा वहाँ पे शहरें खोजे जा चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत में। तो सिंधु घाटी के तट पर भी यह सभ्यता फैली हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सैंधव सभ्यता। और ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये रावी नदी के तट पर स्थित थी। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। आपको पता होगा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। तो बहुत सारे हैं, आपको पढ़ना होगा सभी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, तो आपको यहाँ पर इसका बताना होगा। या कहीं कहीं आपको सैंधव सभ्यता भी देता है, तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखिए हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहें, हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम है, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बार इस सभ्यता को हड़प्पा नामक स्थल पर खोजा गया था। यानी सबसे पहली बार उत्खनन कहाँ हुआ था? हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था। किसने किया था? तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लेकिन हुआ क्या, लोग कहने लगे कि मतलब जब सिंधु घाटी का खोज हुआ तो लोग कहने लगे नहीं, सिंधु घाटी में फैली तो सिंधु सभ्यता, लेकिन फिर इसका जो मुख्य नाम पड़ा वो हड़प्पा सभ्यता ही पड़ा, क्योंकि सबसे पहला शहर था। ऐसे ऐसे बहुत सारे शहर खोजे गए, तो हर एक पर नाम करना, क्या नामकरण करना, ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए फिर इसके हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखा गया। और हालांकि आपके एग्जामिनेशन में सिंधु सभ्यता के नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। कांस्य युगीन, अब देखिए कांस्य युगीन, कांस्य कहने का मतलब होता है जब हम लोग तांबा को और कॉपर और टीन को जब हम लोग मिक्सर करते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है। तो उस समय क्या था, कांसा का भी क्या होने लगा था, प्रयोग इस सभ्यता में होने लगा था। ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं, मैंने शुरू में आपको बताया है कि ऐसे कोई साक्ष्य मिले होंगे जिससे पता चला होगा कि हाँ वहाँ पे कांसा का भी प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है कि उस समय लोगों को, यहाँ के लोगों को कांसा का जानकारी था। कांसा का जब जानकारी था तो सिंपल से याद रखिएगा, टीन के बारे में जानकारी था, चांदी के बारे में भी जानकारी था। अब देखिए कहता है कि यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। अब त्रिभुजाकार सभ्यता, इसको त्रिभुजाकार समझिए क्योंकि ये त्रिभुज के जैसा इसका आकार बनता था। हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे तो अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे मैं आपको इसके मैपिंग के जरिए मैं इसको समझाऊंगा आपको कि कैसे त्रिभुजाकार थी। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। और इस समय ध्यान रखिएगा लोहे का ज्ञान, देखिए लोहे का ज्ञान नहीं था, इस समय के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। और यह सभ्यता करीब 12,99,600 यानी कहिए 13 लाख में 400 वर्ग किलोमीटर कम, ध्यान रखिएगा 13 लाख में 400 वर्ग किलोमीटर कम में फैली हुई थी। यानी कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता पूरी की पूरी फैली हुई थी। तो आज मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बस थोड़े से डिस्कस किए हैं, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है तो एक क्लास और आएगा हड़प्पा सभ्यता के, जिसमें हम लोग पूरे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लेंगे, क्या था क्या नहीं था। बस आपको एक बार रिवीजन में बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है। याद रखिएगा क्या, हड़प्पा सभ्यता का समय याद रखिएगा कब से कब तक था। हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी, तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में, पंजाब के मांटगोमरी जिले में, जो कि अब पाकिस्तान में है। और ये प्राचीन इतिहास के अंतर्गत में, आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत में आता है। पुरातात्विक स्रोतों के सहायता से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने, और हालांकि जब अगर खोज की बात की जाए कि इसने उत्खनन किया था तो राय बहादुर दयाराम साहिनी द्वारा ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इन्होंने बहुत सारे बताए थे इसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण C14 के द्वारा माना गया है। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा, ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ बेसिक, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का इंट्रोडक्शन था। और अगले वीडियो में हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को फुल्ली खत्म कर देंगे। उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन
क्वेश्चंस कराऊंगा वो डायरेक्ट हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पर कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों को देखेंगे, जो भी मैं पढ़ाया हूँ उसी से मैं क्वेश्चंस को वहाँ पे पूछूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर से जरूर दोस्तों के साथ तो शेयर कीजिएगा और वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैनल दिखे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, एक मैंने नया चैनल वहाँ पे ओपन किया है, उस पर आप लोगों की करंट अफेयर्स, जीके, जीएस सभी की प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो वहाँ से आप लोग कर लेंगे। और हम लोग उम्मीद करेंगे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे सकूं। तो दोस्तों कैसी लगे वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से लाइव क्लास में आप लोग जुड़ते रहिए। वीडियो क्वालिटी कैसी थी ये भी आप लोग बता दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी रहता है। टेक केयर ऑल ऑफ यू।